नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ये जो अभी इस समय चल रहा है मिडल ईस्ट में, वही मेन टॉपिक भी है और उसी के ऊपर हम बात करना चाहेंगे और उसमें बहुत से मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी डिसिसिव वॉर होने जा रही है और इसमें तय होगा आने वाले समय का मिडल ईस्ट का फ्यूचर। अगर इसराइल और अमेरिका कामयाब होते हैं ईरान में रिजीम बदलने की और सीरिया में और फिर इराक में प्रो अमेरिकन रिजीम लाने के, तो मिडल ईस्ट का चेहरा कुछ और होगा। उसका चाल ढाल रफ्तार सब अलग हो जाएगी जिसे कहते हैं, और वहां पे इसराइल का वर्चस्व होगा। इसराइल एक न्यू कॉलोनियल पावर की शक्ल में इमर्ज कर जाएगा वहां के ऊपर, जिसके बारे में जरा भी शुभा नहीं था, सोचा भी नहीं था अरबों ने। अरब सोचते थे कि उनका जो मेन एनिमी है वो ईरान है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ईरान जो युद्ध लड़ रहा है वो अरब के लिए लड़ रहा है, उसकी कोई लड़ाई इसराइल से नहीं थी। वो तो आराम से रह सकता था, ना उसको कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन ये कि उसका मानना ये था कि जब तक अरब और अमेरिका जब तक अमेरिका और इसराइल इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र की तरक्की नहीं हो सकती। इस तरह से उसकी जो रंजिश कह लीजिए या दुश्मनी इसराइल से बनी। अब ये है कि युद्ध कितना चलेगा किसी को पता नहीं। हमास को हराने में 1 साल लग गए, से ज्यादा हो चुके हैं। अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था पिछले साल, अभी तक नहीं हरा पाए। अब हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं। ये जितने भी ग्रुप हैं ये काफी सक्रिय हैं, काफी इनके पास वेपन सिस्टम है और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है नए बनाने की। हमस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, चारों तरफ से उसका रास्ता बंद है। तो वो जो स्मगलिंग से सामान आता था वो नहीं आ पा रहा, लेकिन उसने भी अभी तक उसके पास भी बहुत वेपन सिस्टम। दूसरी बात ये भी है कि अरबों को अब इस बात का डर लग रहा है कि अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो उनकी इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा, उनके बजट पे असर पड़ेगा। और वो नहीं चाहते, खासतौर से सऊदी अरेबिया इस समय जो एक बहुत मैसिव बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, नए शहर नियोम बना रहे हैं और नई उनकी बहुत से प्लान्स हैं। वो अपनी इकोनॉमी को तेल की इकोनॉमी पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है वो उनके सामने। इसी तरह की कतर और बहरीन और यूएई सभी के साथ है। अब ये देखना है कि ये इस समय अरब देश जो है अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई खास तौर से उसमें इन्वॉल्व है इस लॉबिंग के अंदर, और वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि वो इसराइल को अटैक करने से रोकें। इसी के उनका मानना ये है अगर युद्ध होगा तो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरक्ची ने अभी कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया का दौरा किया था और उन्हीं ने जाके वहाँ सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे कहा था कि अगर किसी भी देश ने उस क्षेत्र के अपने एयर स्पेस यानी को अलाउ किया, यानी उनके ऊपर से अगर इजरायली प्लेन आके अटैक करेंगे ईरान पे तो वो उनके ऑयल इंस्टॉलेशन को उड़ा देंगे। और ये क्षमता ईरान और उसके जो एलाइज खासतौर से हूती रेबल है उनमें है। हूती इससे पहले भी हमने देखा है कि एक बार उसने इजराइल के जो ऑयल इंस्टॉलेशन था उसको उड़ा दिया था। 50% ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी उनके यहाँ, क्योंकि उनके पास रिजर्व काफी था, उससे उन्हीं ने मैनेज कर लिया। लेकिन इस दफे उनको मुश्किल होगी, रिजर्व वो खुद यूज करेंगे अपने लिए।
तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ऑयल सप्लाई अगर बिगड़ती है तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि बहुत से देश इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं। स्वयं अमेरिका भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो एडवाइस की है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को इजराइल के, उन्होंने कहा है कि ऑयल इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक न करें, यानी अटैक करें मगर इन दो जगह पे न करें। अब ये तो संभव नहीं है, नेतन्याहू तो किसी के कंट्रोल में रहते नहीं, और वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो है रिजीम चेंज, और दूसरे उनके जो ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के भी को भी सूट करते हैं, और इसलिए कि अमेरिका के लिए भी ईरान एक बड़ी चिंता का विषय है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको ईरान जो है, अमेरिका भी चाहता है कि रिजीम चेंज हो जाए इन जगहों पे, ताकि अरब देश जो है अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लें। अब्राहम अकॉर्ड को अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अक्टूबर 7 के अटैक के बाद से, अक्टूबर का जो अक्टूबर का 7 के बाद से जो सऊदी अरबिया के स्टैंड में एक बड़ा चेंज वेस्टर्न सोर्सेस के हिसाब से, मगर मेरा मानना ये है कि उससे पहले भी वो नहीं चाहते थे अब्राहम कार्ड करना। इसी के सऊदी अरेबिया के साथ एक वो एक तेल और गैस, इसका सबसे बड़ा भंडार इस क्षेत्र में पाया जाता है, मगर साथ में वो इस्लामिक वर्ल्ड के भी एक बड़े लीडर है। ऐसा करने से उनकी छवि इस्लामिक वर्ल्ड में बिगड़ जाएगी, इसलिए वो रेसिस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे यस बट नो, यस बट नो, और वो बातों को टाल रहे थे। फिर बाद में उन्हीं ने कहा कि जब तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेट ऑफ इसराइल को और ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड को, जब जो है इसराइल पूरी तरीके से अरब की जो ज़मीनें हैं उसको वहाँ से वो विड्रॉ करेगा, और पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होगा। अब इस स्टैंड से हटना उनके लिए मुश्किल है, हालांकि बहुत मैसिव प्रेशर उनके ऊपर अमेरिका इसराइल दोनों का है। हाँ, अगर ईरान युद्ध हार जाता है तो वो जो इसराइल कहेगा या अमेरिका कहेगा तो उनको मानना पड़ेगा। देखिए, एकदम से उनको अरबों को अब रियलाइज हो रहा है कि एनिमी नंबर 1 इसराइल नहीं बल्कि ईरान नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका था, जो उनके तेल के ऊपर जिसकी नजर है। इस तरह की सोच, बदलती हुई सोच अब नजर आता है। दूसरी तरफ एक और बड़ा धमाका यूएई को मिला। यूएई ने जो है अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन किया था तकरीबन आज से 2 साल पहले, और उनको उन्हीं ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, उनको लग रहा था बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनको एक तोहफा और मिल गया। वो ये हुआ कि ये इसराइल के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, वो परसों उन्हीं ने फ्रांस टुडे को एक अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक नया दुबई जो है वेस्ट बैंक पे बनाएंगे। और गौरतलब बात ये लोग वेस्ट बैंक नहीं कहते बल्कि उसका कोई बिब्लिकल नाम का भी था जो लेते हैं, जूडिया एंड समारा, और ये कहते हैं कि ये वेस्ट बैंक जो है ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज नहीं है बल्कि इसराइल का एक अंग। और अब तो लेबनान को भी कहने लगे हैं कि वो भी ऑक्युपाइड, वो भी जो है वो बिब्लिकल लैंड का एक हिस्सा है, यानी इसराइल का एक हिस्सा है। यही नहीं बल्कि उनके तो हौसले बुलंद हैं। वो तो कहते हैं कि फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेट्स, यानी दरियाए नील से लेके दरियाए यूफ्रेट फुरात तक, इराक तक, ये सब उनका एरिया है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। और उनका मानना ये कि अब वो नया दुबई बनाएंगे, और वो कहते हैं दुबई से अच्छा होगा।
अगर ऐसा करेंगे तो अरब इन्वेस्टमेंट जो वहां जा रहा था पश्चिमी देशों से और दूसरे देशों में, वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वहां के ऊपर अरबों के पास कोई बैंक नहीं है। इस्लामिक बैंक में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए वो सारा पैसा जो है वहां से शिफ्ट होके वेस्ट बैंक आ जाएगा। वहीं पे वो एक दुबई बन जाएगा। और ये यहाँ पे जो उनके हैं वहां पे वो कहते हैं हर तरह के इनसे अच्छे हम साधन प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई, पश्चिमी देश के लोगों ने ही तो दुबई को बनाया है। सबसे पहले ईरान ने बनाया, उसके इन्वेस्टमेंट बहुत थे, फिर उसके बाद पश्चिमी देश उसमें आए। और ईरान को से इनके रिश्ते बिगाड़ लिए, और ईरान को वहां से के बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन्हीं ने एक्सपेल किया, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस भी हुआ। अब देखना यह है कि क्या होगा। क्या ये युद्ध होगा? अरब तो चाहते हैं कि युद्ध ही ना हो, और ये लोग गए लॉबिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके अंदर कुछ थोड़ा सा डिवीजन नजर आता है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है ये अपने को कहते हैं कि वो स्वयं जो है वो क्रिश्चियन जायनिस्ट, और उन्होंने हमेशा सबने देखा कि इसराइल का समर्थन किया। इसराइल लॉबी से उनको फंडिंग भी काफी मिली, उनके प्रोजेक्ट्स को काफी फंडिंग भी मिली है। अब लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि कमला हैरिस जो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है, जो लड़ने जा रही हैं इलेक्शन, उनके साथ ये है समस्या कि अगर युद्ध इस समय होता है इलेक्शन से पहले, तो इसराइल अटैक करता है तो उनका हारना निश्चित है। क्योंकि उनको लगता यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बात करता है कि गाजा के अंदर इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, इसराइल को विड्रॉ करना चाहिए। यही नहीं बल्कि कुछ तो कहते हैं पैलेस्टाइन का गठन भी होना चाहिए। ये सब वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थक आप कह लीजिए, और अ, अ, इन लोगों ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को वोट किया था, और डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर। उनका कहना ये, अगर कमला हैरिस अगर युद्ध होता है तो कमला हैरिस को वो वोट नहीं देंगे या एब्सटेन करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं देंगे बल्कि एब्सटेन कर देंगे वोटिंग से। वो इसके इस केस में जो मेजर गेनर होगा वो होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प। और प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि जितनी जल्दी युद्ध हो जाए उतना बेहतर है इलेक्शन से पहले, ताकि उनको जब वो सत्ता में आए तो ये समस्या काफी हद तक कंट्रोल नजर आए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, अगर युद्ध होगा तो इसराइल अ, अगर अटैक करता है तो वो आसानी से खत्म नहीं होगा। हमास से लड़ने के लिए इनको 1 साल लग गया, ईरान से लड़ेंगे तो पता नहीं कितना समय लगेगा। वो भी एक चिंता का विषय है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, जिसके बारे में बार बार ईरान कह रहा है, और ईरान की पास इतनी शक्ति है कि वो और उसके एलाइज जो है वो इस तरह की बात कर सकते। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक में भी डिवीजन है वहाँ। एक और बड़ी बात है, यूरोपियन यूनियन में भी डिवीजन नजर आ रहा है युद्ध को लेके। यही नहीं, जो इटली की गवर्नमेंट है, जो कि फार राइट गवर्नमेंट है मेलोनी की, वो भी नहीं चाहती। वो कह रही है कि सैंक्शंस लगने चाहिए इनके ऊपर, इसराइल के ऊपर आर्म सप्लाई को लेके। और उससे पहले भी कई देशों ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज भी किया है, और भी बहुत से देश हैं जो तैयार बैठे हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये एक बड़ा वो बन गया है, मसला बन गया है वहां के लिए। अब ये देखना है अ, कि किस तरीके से आने वाले समय में, इसी कि इसराइल ने साफ कहा है कि वो उसके ऊपर अटैक कर, और बहुत सख्त प्रिसाइज कहा है, और टारगेटेड अटैक करेगा।
और उसका मानना ये, मैं पहले भी हम लोग बराबर बात करते रहे, पेपर्स में भी आया है कि वो उसके मिलिट्री एसेट्स, उसके इकोनॉमिक एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। इसराइल के पास अथाह ताकत है, और अगर ईरान क्षति पहुंचाता है, ईरान भी बहुत स्ट्रांग है, इसराइल को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। उसके एलाइज जो हैं वो काफ़ी संपन्न हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, या हूती रेबल हो, या इराकी जो मलेशियाज हैं, सीरियन मलेशिया, ये भी काफ़ी सक्षम नजर आती हैं इसराइल पे अटैक करके उनको। तो ये एक बहुत भयानक युद्ध साबित हो सकता है। और इसराइल का जो सबसे बड़ी समस्या ये है, इसराइल और अमेरिका के साथ, ये अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर निर्भर रखती है। और और जो मिलिट्री पावर है उसकी एक लिमिट होती है, उससे आप मसलों को हल कर ही नहीं सकते, आप युद्ध जीत ही नहीं सकते, आप बर्बादी कर सकते हैं, लाखों लोगों को मार सकते हैं, जो ये ईरान में इनका प्लान है, या इराक के अंदर जिस तरीके से इन्होंने किया, अफगानिस्तान में किया, उससे पहले वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सब जगह कर चुके हैं आप। लेकिन कहीं भी इनको जीत नहीं हो पाई। इसराइल इतने समय से लड़ रहा है, हमास से अभी तक लड़ रहा है। तो मिलिट्री पावर की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को उनको समझना चाहिए। लेकिन ये होता है कि जिसके पास पावर होती है, उनके पास वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, हर तरह के सिस्टम्स हैं जो अमेरिका ने दे रखे हैं, उन पे अटैक के मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका पे अटैक है। अमेरिका ने 43,000 फोर्सेस भी वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन क्या ये ईरान को रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई अमेरिका जाके अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके पास पीजीएम्स हैं, प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो कि साउंड से, आवाज से 12 गुना स्पीड से ज्यादा जाती हैं, जो कि कुछ जिसको कि अभी ऐसे रेडार नहीं बने हैं जो उनको डिटेक्ट कर लें। और उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई है इसराइल के अंदर पिछले अटैक में। फिर हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला भी लगातार टारगेट कर रहा है उनके उसमें। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, पश्चिमी देश जितने भी हैं, उनको प्रेशर डालना चाहिए इसराइल पे कि वो युद्ध न करें, बातचीत से मसले हल हो। लेकिन बातचीत का जब मसला आता है तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा ऑक्युपाइड टेरिटरी से। कितनी ही ताकत हो, कितना ही वीपन हो, कितने ही लोगों को ये मार दें, सबको बाहर निकाल दें, मगर ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो हैं वो हमेशा फिलिस्तीन की रहेंगी। आज उनका वर्चस्व है, कोई जरूरी नहीं कि आने वाले 10 साल या 15 साल में वो इसी तरह से बने रहे, इतने ही पावरफुल बने रहे। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जो है उनको दोबारा से खड़ा कर पाएगा। ईरान जरूर खड़ा हो जाएगा, उसके पास रिसोर्सेस। आप उसके मिलिट्री पावर को या उसकी जो इकोनॉमिक असेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सबको और दूसरी जगहों पे आप निशाना बना सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, मकानों को गिरा सकते हैं, मगर उसके पास जो नॉलेज है उसको आप उससे नहीं छीन सकते। और रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स, दुनिया भर की सब चीजें हैं, वो तो 5 साल में दोबारा खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसराइल के लिए तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को देना पड़ेगा उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए। और फिर जो इसराइल इस समय है वो इसराइल नहीं रह पाएगा। इसराइल से 2 मिलियन लोग ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। नहीं, ये बहुत सी बातें हैं जो वक्त बताएगा कि क्या होगा। हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह युद्ध ये है, बहुत विनाशकारी होगा, बहुत लोग मरेंगे। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत सुंदर है, यूरोपियन स्टैंडर्ड का। उनकी रेल, उनके जहाज, उनके सड़कें, उनके पोर्ट्स, उनके जितनी भी चीज़ें हैं, आप जहाँ भी ट्रैवल कीजिए
बहुत अच्छी हैं। फिर उसके अलावा ईरान ने साइंस, टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और फिर उसके साथ-साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत तरक्की की है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। जल्दी ही हम एक नया पॉडकास्ट लेके आएँगे आपके सामने। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए।